कि भैया जब हम बात करते हैं सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि माइनर है कौन। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो माइनर माइनर के रिगार्डिंग आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि जो ये बताता हो कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई संविदा किसी माइनर के द्वारा की गई है तो उस संविदा का जो फेट है वो क्या होगा। आइदर इट विल बी वॉइड और वॉइडेबल। तो अब इसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन से निकालना होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये चीज देखते हैं, अगर ये चीज देखी जाएगी तो हु इज माइनर। तो मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 बताता है द माइनर इज अ पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर एंड इन केस ऑफ गार्जियन हैज बीन अटेंडेड अपॉइंटेड द एज इज 21 ईयर। ये तो हो गया माइनर। लेकिन अब ये देखते हैं कि माइनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए जो सबसे पहले ये मामला डिसाइड हुआ था प्रीवी काउंसिल के द्वारा 1903 में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में। अब धर्मोदास घोष के केस में केस डिसाइड हुआ था। कोई बताएगा कि इस केस के फैक्ट क्या थे? सर मैं बताऊं? शाबाश, बताओ श्रेयांश। सर ये जो मौरी बीबी के पति ने धर्मोदास को कुछ एक अमाउंट उधार दिया था, तो कुछ टाइम बाद धर्मोदास ने डिनाई कर दिया पैसे वापस करने से। तो केस किया था तो प्रिवी काउंसिल ने ये बोला था कि माइनर के साथ जो केस होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब माइनर के साथ जो केस होता है वो इनिशियल स्टेज से ही वॉइड होता है। बट ये कहा था कि मौरी बीबी के जो पति हैं वो कौन थे? सर वो नाम जिनका प्रॉपर्ली याद है तुझे ठीक से ना बता। ब्रह्मदत्त सर। हाँ, कुछ बताना बेटा क्या था इसमें? सर वो दामोदर घोष ने सर इन्हें ब्रह्मदत्त को सर अपनी जमीन मॉर्टेज की थी और सर कुछ सर 20,000 रुपए का सम लिया था सर इनसे। हाँ। उसके बाद सर क्या बोलते हैं कि सम वापस करने को सर मना कर दिया था। इतना याद है सर, मुझे याद। ठीक है, दीपक जी शायद बताइए। सर उन्होंने वो एक प्रॉपर्टी मिनट रुक जा, कुछ एक मिनट रुक जा बेटा। दीपक सर जी इस केस के अंदर धर्मोदास घोष जो माइनर थे, सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को मेजर प्रेजेंट किया था। बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने आप को एडल्ट शो किया था और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और 20,000 का मॉर्गेज मनी था, जिसमें से 8,000 रुपीज को एडवांस में ले लिया था। बाद में उन्होंने उसको मॉर्गेज को सेटिस्फाइड करने की बात करी और कहा कि मेरी प्रॉपर्टी वापस की जाए। मनी लैंडर ने कहा ठीक है, आप मेरे 8,000 रुपए वापस कर दो, मैं आपकी मनी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके पैसे भी वापस नहीं करूंगा और मैं माइनर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी आप ले नहीं सकते हो। तो बाद में ये डिसाइड हुआ था कि एक माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो एब इनिशियो वॉइड होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस करनी पड़ेगी मनी लैंडर को, और 8,000 रुपीज भी माइनर वापस नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट मनी लैंडर ने सेक्शन 64 और सेक्शन 65 का रेफरेंस दिया, लेकिन वहां पर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वाइड एब इनिशियो था। बिल्कुल, देखो एग्जैक्ट है। देखो अगर इसमें देखते हैं तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब वैलिड एसेंशियल की हम बात करते हो तो ये आपको बताए जाते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 बताता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल हो सकते हैं। तो सेक्शन 10 ये कहता है द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अब जब कॉम्पिटेंट की बात करते हैं तो वहां दिया हुआ है कि इट मस्ट बी मेजर। अब यहाँ पर जो है ये जो धर्मोदास घोष थे ये मेजर थे ही नहीं, ये तो माइनर थे। तो इनके द्वारा जब क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट किया गया, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके पैसा उधार ले लिया गया और अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके एज को मिस रिप्रेजेंट करके पैसा उधार ले लिया गया। अब वही ये सबसे पहले कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी। सबसे पहला प्रीवी काउंसिल ने 1903 में इस केस को डिसाइड किया और वहां से जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो नेचर है वो निकल के आती है कि आखिर इसमें था क्या। अब इसके तो वो फैक्ट है द प्लेंटिफ धर्मोदास घोष व्हाइल ही वाज ए माइनर mortgaged his property in favor of the डिपेंडेंट के फेवर में की जो ब्रदर थे वो वाज ए मनी लेंडर जिन्होंने पैसा उधार दिया टू सिक्योर ए लोन ऑफ ₹20,000। The actual amount of loan given was less than 20,000 at the time of transaction. The attorney who acted on behalf of the money lender, जो मनी लेंडर के बिहाफ पर जो उनका वो था ना एजेंट, उनका अटॉर्नी,
उसको इस बात की जानकारी थी। ये जो भाई साहब धर्मदास घोष है ना, ये छोटे से बच्चे हैं, माइनर है, मेजर नहीं है। Plaintiff brought of an action against the defendant stating that he was a minor when the mortgage was executed by him and therefore mortgage was void and inoperative and the same should be cancelled। क्या भी कैंसिल कर देनी चाहिए। The time of appeal, Privy Council ने क्या दिया डिफेंडेंट को, ब्रह्मदत्त died and the appeal was prosecuted by his executor। और वहां पर लेकिन जो डिफेंडेंट थे उसके दो कंटेंशन थे, as कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल शुड बी अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। दूसरा कि जो ना इन केस अगर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल उसके अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी अप्लाई अगेंस्ट माइनर। अब मेन चीज आती है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल है तो सेक्शन 10115 की, तो उसमें सीधा सीधा सा कहते हैं जो एस्टोपल का डॉक्ट्राइन है वो माइनर के अगेंस्ट वॉइड नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन की, तो रेस्टिट्यूशन आपका दिया हुआ है सेक्शन 64 में और 65 में। पहले आप एस्टोपल देख लीजिएगा। The defendant contention that the minor had falsely misstated his age, the law of estoppel should apply against him, and he should not be allowed to contend that he was a minor was considered। अब इस बात से वो मुंह कर नहीं सकता कि उस समय की क्या नाम है, पहले इसने अपने आप को क्या है मेजर बताया था और अभी अपनी बात से मुंह कर रहा है, तो इसको इस बात को मुंह करने से रोक देना चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने उसके इस कंटेंशन को नहीं माना था। The Privy Council found that the fact that the plaintiff was a minor at the time making of agreement, but this fact was known to the agent of defendant। और ये वाला जो फैक्ट है ये डिफेंडेंट के जो एजेंट है उसको इस बात का मालूम था। तो that's why Privy Council held that the law of estoppel as stated in section 115 of Indian Evidence Act was not applicable to the present case। क्योंकि वहां तो पता थी एजेंट को सारी बातें उसकी, तो उसमें यार कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो था नहीं। तो where the statement about that is made to the person who knows the real fact and is not misled by the untrue statement। तो वहां पर ये नहीं कह सकता था वो डिफेंडेंट कि वो किसी अनट्रू स्टेटमेंट के द्वारा मिसलीड किया गया था। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, there can be no estoppel where the truth of the matter is known to the both the parties and their lordship hold that a false representation made to a person who knows it to be false is not such a fraud as to take away the privilege of infacy। अगर दोनों ही पक्षकारों को इसके बारे में मालूम है तो इस बात का कंटेंशन वहां नहीं लिया जाएगा और इस चीज का बेनिफिट डिफेंडेंट को नहीं दिया जाएगा। अब देखो रेस्टिट्यूशन की बात की थी फिर डिफेंडेंट, ठीक है भाई एस्टोपल अप्लाई नहीं हो रहा तो कम से कम रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई हो जाए। ये कह दिया इन लॉ द टर्म रेस्टिट्यूशन यूज इन थ्री सेंस। लॉ की जब बात करते हो रेस्टिट्यूशन से मतलब होता क्या है, रेस्टिट्यूशन को आप एक तरीके से रेस्टोरेशन भी कहते हैं। अब ये आप जो देखेंगे सेक्शन 64 और सेक्शन 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर के देखते हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वॉइडेबल है, तो वॉइड और वॉइडेबल की स्थिति में जो इसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है रेस्टोरेशन के पीछे टू पुट द पार्टीज इन ए पोजीशन वेयर दे वर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज को उन परिस्थितियों में वापस लेकर के आना है जिस परिस्थिति में जिस पोजीशन में वे उस समय पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि कोई भी नुकसान ही न रहे, अपनी अपनी स्थिति में समझे। तो लॉ द टर्म रेस्टिट्यूशन इज यूज्ड इन तीन सेंस में आपको इसको यूज करेंगे, रिटर्न और रेस्टोरेशन ऑफ सम स्पेसिफिक टू इट्स राइटफुल ओनर, यानी कि जो उसका वास्तविक स्वामी है उसे वापस दे दी जाए। अब चाहे वो स्पेसिफिक थिंग कुछ भी हो सकती है, उसका स्टेटस हो सकता है, उसका पैसा हो सकता है, वापस दे। कंपनसेशन फॉर बेनिफिट राइट फॉर ए रॉन्ग डन टू अनदर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपने हानि पहुंचा दी है तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है उस व्यक्ति को क्या है कंपनसेशन भी आपकी तरफ से पहुंचा दिया जाए। तो यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई रॉन्ग डन हुआ है तो उससे जो ना कंपनसेशन ले लिया जाए। कंपनसेशन और रिपेरेशन, अब एक चीज होती है कंपनसेशन और रिपेरेशन, यानी जैसे आप डैमेजेस भी कह सकते हैं फॉर द लॉस कॉस्ट टू अनदर, वो पहुंचाने। रेस्टिट्यूशन लिटरली मीन्स होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन की बात जब हम कर रहे थे तो वहां पे सीधे सीधे से उन्होंने कहा मनी लेंडर ने कि भैया अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है तो ठीक है भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ क्या नाम सेक्शन 65 की जो प्लीज है, जो कंटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग रेस्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्राइन है उसके अगेंस्ट अप्लाई और उन्हें कह दिया जाए कि वो जो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस लौटा दे या मेरे पैसे वापस लौटा दे।
तो ये कहते हैं समटाइम्स ए पार्टी डज एनीथिंग और डिलीवर समथिंग अंडर एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द अदर पार्टी रिसीव सम advantage that the advantage party is under an obligation to restore the disadvantage party. Question relating to restitution or restoration और advantage में राइज कब होता है? देखो 65 की जब हम बात करेंगे तो void ab initio जब if the agreement or contract is void ab initio or if the agreement is subsequently discovered void, वो subsequently void पाया जाता है, और if the contract becomes void यानी कि void contract की हम बात करते हैं वहां पे। अब कोई बताएगा कि void contract कहाँ दिए हुए हैं, void contract से क्या मतलब है? प्रिया, सर वॉइड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग तो पता है। void contract बताना है बेटा बस, नहीं सर, वो उसका आइडिया नहीं है अभी। कोई बात नहीं। प्रेरणा सर 2J में है 2J में नहीं, मैं सर, यस सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J में बात। 2J नहीं पूछ रहा बेटा, void सर जो contract। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं होते। अच्छा, यस, एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एग्जांपल एनफोर्स। बताओगे आप इसका? सर जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के सर एग्जांपल तो नहीं सर ऐसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। अनीश, अनीश नहीं है, कोई बात सर इसको मैं बोलूं एक बारी, जैसे सर इस जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम इसमें भी पढ़ते हैं हिंदू मैरिज लॉ में, सपिंडा प्रोहिबिशन वगैरह, ये भी सब अगर सर सपिंडा में मैरिज हो जाती है या तो वो भी तो वॉइड मानी जाती है। अरे भैया कहाँ पहुंच गए, ठहर जा। देखो प्रिया ने शायद कुछ मिल गया, प्रिया को बताना बेटा। सर मैं मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ना वॉइड एग्रीमेंट ही पढ़ा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो कभी सुना ही नहीं है। अरे बाप क्योंकि रे, बस 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 शांत हो जाए बेटा, इतनी बातें नहीं बताते, सारी बात बताएंगी तो कोई बात ये समझेगा ये बच्ची बिल्कुल नहीं पढ़ती है। ठहर जा अभी। सर दीपक जी, जी सर। void कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जांपल देंगे आप? सर वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो पॉइंट आते हैं जो पहले तो वैलिड थे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो या बिल्कुल सही। लॉ इन्फोर्स की वजह से वो अनफोर्सेबल नहीं रहते हैं, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, आप इसे लेकर जाएंगे सेक्शन 56 के पैरा 2 में, जहां डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो 2J कहता है, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। तो void कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय तो सही सलामत थे, लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसा बन गई उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय सही सलामत थे, खैर इसमें दूसरा ये कि क्या सही सलामत थे, अगर void है तो भैया जब रेस्टोरेशन की आप बात करते हो तो ये तो एज void ab initio है, तो void ab initio की जब हम बात करेंगे, इसमें खैर गलत लिखा हुआ है void ab initio, तो इसका मतलब क्या, void रेस्टिट्यूशन की जो बात करेंगे, रेस्टिट्यूशन भी माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। अब इसके लिए सेक्शन 65 में देखना क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ दीजिएगा कोई भी। प्रेरणा पढ़ना बेटा सेक्शन 65 को। Yes, sir. Section 65, obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it. जो उसको बेनिफिट मिले, रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो उसको बेनिफिट मिले हो, जो उसको एडवांटेज हो।
तो जो रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 65 में वो रेस्टोरेशन के लिए भी मना कर दिया। अब सेक्शन 64 करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए पर्सन एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड इट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पक्षकार के पार्ट पर उसके बिहाफ पर वॉइडेबल है और उसे इससे रिसाइंड करता है। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म, तो दूसरी वाली जो पार्टी है वो अपने आप परफॉर्म होगी। जब आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सीधा सीधा दिया हुआ है कि जहां एक पक्षकार परफॉर्म करने से मना कर दे तो दूसरा पक्षकार जो ना अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट ऑफ विच ही इज प्रोमिसर, the party resigning a voidable contract shall, if he receives any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit to the other party so far as may be to the person from whom it was received, जितने उससे लिए उतने के उतने उसे वापस लौटा दी। अब जो रेस्टिट्यूशन के लिए भी मना कर दिया, कोई बात नहीं, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा है उसका और रेस्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो उसका भैया एक कंटेंशन यह है, अरे तो ठीक है भैया सेक्शन 33 के प्ली लेके भैया इसका बेनिफिट हमें दिला दो। क्यों? क्योंकि वहां तो जो मॉर्गेज डीड थी उसको और खत्म कर दिया वहां पे। अब सेक्शन 33 में क्या कह रहा है? सेक्शन 33 सीधा कह रहा है ऑन एक्सेसिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो हमने 31 में किया था, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपनसेशन टू द अदर विच जस्टिफाइड मे रिक्वायर। वहां ये कहता है कि भैया ठीक है इसे कंपनसेशन दिला दो जो नुकसानी मुझे हुई है, तो इसके लिए भी भैया कोर्ट तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे थे, प्रीवी काउंसिल भी देना ही नहीं है कुछ भी, और जब से अब तक ऐसे कैसे ही चला रहा है। एज रिगार्ड्स दिस सेक्शन इट वाज हेल्ड दैट द सेक्शन गिव्स डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू ऑर्डर कंपनसेशन। अब कर लो क्या करोगे भैया, ये तो भैया कोर्ट का डिस्क्रिशन है, नहीं दिलाते लोग। But under the circumstances of this case, justice did not require to return of money advance to the minor। ये जरूरी है ही नहीं कि माइनर को कोई पैसे अगर एडवांस में दे दिए तो ये लॉ और न्याय और जस्टिस ये नहीं कहता कि उसे वापसी दिलाए जाएंगे। As the money had been advanced with the full knowledge of his in face of the plaintiff, यानी कि खूब पता ही कि जो भैया माइनर है ये माइनर है, क्यों दी पैसे, मत देते। इस चीज का ध्यान रखना भैया, पैसे मत देना माइनर को किसी को भी कभी भी। अब मोहरी बीबी वाले की बात देखते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए जो इफेक्ट आते हैं माइनर के निकल करके। ए माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करोगे तो कहा कि जो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट इसका नहीं हो सकता। अब ये मेन चीज क्या है, अब स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं होगा तो इसके लिए भैया एक केस दिया हुआ है मीर सरवर जान वर्सेस फखरुद्दीन का। कौन बताएगा इसे? मीर सरवर जान वर्सेस फखरुद्दीन का केस है, कोई बताएगा इसको? कोई नहीं बताएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो मीर सरवर जान वर्सेस फखरुद्दीन के केस में हेड किया था, द गार्जियन हैज नो पावर टू बाइंड ए माइनर बाय ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेन चीज ये है कि जो गार्जियन है, गार्जियन को इस बात की बिल्कुल कहीं से कहीं तक इस बात की पावर नहीं है कि वो माइनर को बाउंड कर दे किसी एग्रीमेंट के, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कि वो किसी प्रॉपर्टी को परचेज करेगा, पहली स्थिति। अब दूसरा ये भी कह दिया एंड द माइनर कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वाज नो म्यूचुअलिटी। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो गार्जियन के द्वारा किया गया था, अब उसे बाद में माइनर एनफोर्स कराए, माइनर के बेनिफिट के लिए हो तो बात अलग है, लेकिन माइनर ही परचेज करेगा। तो ये कहते हैं कि एज देयर वाज, जो केस में हेल्ड किया हुआ, क्योंकि उस समय म्यूचुअलिटी नहीं थी, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, माइनर के बीच में और दूसरा सेलर के बीच में। तो and the minor cannot enforce the contract and there was no mutuality. In such a case, even the minor cannot enforce specific performance as there is no mutuality. अब दूसरी चीज ये करते हैं, जो रेस्टिट्यूशन की अभी हम बात करते हैं, तो रेस्टिट्यूशन में जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन शैल नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर, ये तो क्लियर हो गया। माइनर इज नॉट लायबल टू रिफंड द मनी ग्रांटेड बाय द gained by the fraudulent misrepresentation। लेकिन अब इसके साथ क्या है, इसका एक एक्सेप्शन जरूर दिया हुआ है। एक्सेप्शन बताएगा कोई क्या है?
कोई नहीं बताएगा। एक्सेप्शन इसका दिया हुआ सेक्शन 68 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां दिया हुआ नेसेसरी सप्लाइज टू माइनर और ल्यूमेटिक, तो वहां क्लियर कट देखो, कोई पढ़ेगा इसको? प्रिया पढ़ देना बेटा सेक्शन 68 को। So section 68, claim for necessaries supplied to person incapable of contracting or on his account. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. ठीक बात है। तो यानी कि माइनर व्यक्ति को उस व्यक्ति के द्वारा जो लीगली बाउंड है, अगर उसके द्वारा नहीं, उसकी घर पर किसी के द्वारा भी अगर कोई नेसेसरी सप्लाईज की जा रही है तो उस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से वो रिम्बर्स की जा सकती है। अब दूसरा ये कि वेदर ए डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन कैन बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब यहाँ होती है कि रेटिफिकेशन से मतलब होता है अनुसमर्थन। अनुसमर्थन की बात की कि चलो ठीक है भैया, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, लेकिन जब वो माइनर मेजर होता है तो क्या एज ऑन बिकमिंग मेजर वेदर द माइनर हैव ए राइट टू रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन मेड बाय हिम ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। देखो दीपक जी बताएंगे, क्या रेटिफिकेशन हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का? दीपक जी नहीं सर, नहीं सर, हाँ, माइनर तो के कॉन्ट्रैक्ट का एस्ट्रोपल भी नहीं होता और रेटिफिकेशन भी नहीं होता सर। रेटिफिकेशन यानी कि माइनर अगर मेजर भी हो जाएगा ना, और मेजर होने के बाद कहे कि हाँ जो मैंने माइनॉरिटी के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसे अब उसका अनुसमर्थन करता हूँ और वो आपसे जो ना उसी दिनांक से एनफोर्सेबल होगा, तो उसके लिए भी कह देते हैं भैया रेटिफिकेशन कैन नॉट बी मेड बाय ए माइनर आफ्टर बिकमिंग मेजर, तो रेटिफिकेशन भी उसमें नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि ट्रांसफर इन फेवर ऑफ माइनर इज एनफोर्सेबल, लेकिन अगर कोई माइनर के फेवर में कोई ट्रांसफर किया गया है उसका एनफोर्स कराया जा सकता है। अब उसके लिए कोई मुझे बताएगा कोई इसका बेस्ट एग्जांपल कि माइनर के फेवर में एनफोर्सेबल होंगे? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए किए गए हैं तो वो एनफोर्सेबल हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? आबिदा आबिदा अरे भाई बोलो। प्रिया बताओगे आप? सर इसमें एक तो पार्टनरशिप वाले का ले सकते हैं कि जो जितना मतलब माइनर को अगर पार्टनर बना लिया तो जितना शेयर उसके नाम पे रहेगा वो उसके फेवर में रहेगा। तो कौन सा दूसरा सेक्शन है? सर सेक्शन 30 में पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन सर सेक्शन 30। हाँ बिल्कुल सही बात। जो सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट का वो सीधे सीधे से इसी बात को कहता है। क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स को बेनिफिट के लिए कोई पार्टनरशिप में कोई बेनिफिट उसके लिए रेस्टोर करती है, तय करती है, तो उस स्थिति में वो माइनर उन्हें एनफोर्स कराएगा। A minor cannot make a contract of partnership though he may be admitted to its benefit with the consent of all the partners. Such a minor cannot be made personally liable for any obligation of the firm, but the share alone of such a minor in the property of the firm is liable. अगर कोई नुकसान है तो माइनर का जो शेयर है वो तो लाइबल हो सकता है, लेकिन माइनर उसमें पर्सनली लाइबल नहीं होगा, और जो बेनिफिट उसको दिए जा रहे हैं उन बेनिफिट के लिए वो क्या उन्हें एनफोर्स करा सकता है। दूसरा एक कहता है 184 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 184 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? Minor may act an agent, but unlike other agents, he is not liable to his principal for his act. So also a minor agent, though he can make his principal responsible to third person for his act, will not himself be liable to his principal. 184 और देख लीजिएगा, माइनर एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और उस स्थिति में माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, प्रिंसिपल की लायबिलिटी तो हो सकती है बट माइनर इज
नॉट लायबल। अब दूसरा भैया आप देखते हैं एस्टोपल हैज नो इफेक्ट अपॉन ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो है क्या है, एस्टोपल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी पता था। अब इसके लिए दो केस आप जरूर देख लीजिएगा। एक तो है सादिक अली वर्सेस जय किशोरी का केस है, जिसमें कह दिया गया इट वाज ऑब्जर्व दैट डीड एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज नलिटी एंड दैट देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी एस्टोपल अगेंस्ट ए स्टैट्यूट। और एक आप देख लेंगे लेस्ले वर्सेस सील का केस है, LESLIE लेस्ले वर्सेस शील SHESLI। ये दो केस आप जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद ये कहते हैं कि नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सीधी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के बीच से कोई लायबिलिटी अराइज होती है किसकी, माइनर की, तो उस समय तो कोई लायबिलिटी उसकी बनती नहीं, वो उसके अगेंस्ट एनफोर्सेबल नहीं है। अगर लेकिन किसी टॉर्ट से लायबिलिटी अराइज होती है तो वहां पर उसकी एक स्थिति बन सकती है। और इसके लिए बर्नार्ड वर्सेस हगीज का एक केस है, जिसमें माइनर ने क्या है, घोड़ा जो है राइडिंग के लिए लिया था किराए पर, लेकिन वो उस घोड़े को क्या जंप करवाना शुरू कर देता है, जिससे घोड़े की टांग टूट जाती है। और टांग टूटने के लिए ये तय हुआ कि अगर वो खाली राइडिंग ही करा था उस स्थिति में तो, लेकिन वहां पर्सनली लायबिलिटी तो होती नहीं है, एस्टेट ही लायबिल हो सकती है। तो वो जो टॉर्टिस लायबिलिटी के लिए एस्टेट से रिवर्स हो सकता है, पर्सनल लायबिलिटी तो कोई कैपेसिटी उसकी बनती नहीं है। और एक केस ये देख लीजिएगा भैया, हरिमोहन वर्सेस दौला मियां का केस है। जॉनसन वर्सेस पाई का केस भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भैया आप कोई भी काम तो कुछ करता नहीं है, पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं, तो कुछ खुद भी किया करो। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं भैया इसके एक्सेप्शन। दो इसके एक्सेप्शन है माइनर कॉन्ट्रैक्ट के, नेसेसरी सप्लाइज टू माइनर और ल्यूनेटिक। इसके साथ आप ये देखेंगे कि जो नेसेसरीज है, नेसेसरीज से क्या मतलब है, नेसेसरीज को डिफाइन किया हुआ है नेस वर्सेस इनमैन के केस में। वहां कह दिया कि नेसेसरीज मींस थिंग्स और गुड्स व्हिच आर नेसेसरी टू द कंडीशन फॉर सुटेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। नेसेसरी से आवश्यकता की वे वस्तुएं हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अब नेस वर्सेस के इनमैन का जो केस है वो गोल्डन बटन केस के नाम से है, कि पता लगा एक बच्चा है, उसे स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए उसने एक शर्ट सिलने के लिए दी टेलर को। अब टेलर को यह बता था कि ठीक है भैया नेसेसरीज इसको सप्लाई अगर हम कर दें इसकी प्रॉपर्टी से रिवर्स हो जाएगी। उसने भैया शर्ट के अंदर सोने के बटन लगा दिए। अब सोने के बटन के पैसे कौन देगा, कोई भी ना देगा, क्योंकि फिर वो लग्जरीज हो जाती है। कोर्ट ने तय कर दिया कि जो गोल्डन बटन है इट वाज नॉट ए नेसेसरी, केवल उसके नॉर्मल बटन से ही काम चल सकता था। तो दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू बी रिवर्स्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यानी कि जहां पर वो सीधे सीधे से अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्रेनिंग वाले, उस स्थिति में जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी उसको लायबल कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है भैया, यहाँ तक के लिए तो यही है। और इसके बाद अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो एक बार पूछ ले।